हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो फ्रॉम द आईसीएसई इंग्लिश सीरीज। मैं हूं आदेश, आपका इंग्लिश गाइड एंड मेंटोर, और आज की इस वीडियो में हम वर्ब्स के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स को स्टडी करने वाले हैं। एंड दोस टाइप्स आर द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या होते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स? अगर आप जानते भी हो, आई नो मोस्ट ऑफ यू फेस प्रॉब्लम्स इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मिलकर क्रिस्टल क्लियर करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Well students, now it is time to begin with our today's session, and सबसे पहले we'll be taking up the very first category of verbs that we have to deal, which are the finite verbs. Well now begin करते हैं सबसे पहले right from the scratch, समझने की कोशिश करते हैं what do we mean by the word finite verbs. Well, if I were to ask you, have you ever come across this word finite? क्या आपने कभी इस word finite को कभी सुना है? If so, क्या आप जानते हो उसका मतलब क्या होता है? अगर आपने फाइनाइट वर्ड नहीं सुना है, then you must have definitely heard the word infinite, जो कि इसका just opposite word है, right? If I say there are infinite stars in the sky, what would we mean? It means there are unlimited stars in the sky. So infinite means unlimited, जिसकी कोई लिमिट ना हो. The limit is not defined. वहीं पर अगर मैं finite, which is the opposite of infinite का मतलब पूछूं, it means जो limited हो, राइट जिसकी एक सेट बाउंड्री हो, यानी कि जिसका जो यूजेज है वो लिमिटेड है एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। ओके, सो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं फाइनाइट वर्ब्स, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ब्स, दैट मींस ऐसे एक्शन वर्ड्स जिनका यूजेज लिमिटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स which could be the subject of the sentence and the tense of the sentence. Okay, so I'm going to tell you, अगर हम proper definition देखने चले, so a finite verb is the main verb in a sentence. तो एक main verb होता है sentence का, okay, एक proper main verb. हमने याद है पिछले अपनी वीडियो में सारे categories of verbs देखे थे जिनमें हमने main verbs को भी डील किया था. So if you remember, main verbs हैं ये भी, and these are those verbs जो कि सबसे पहले express करते हैं the tense. Tense बोले तो tense मतलब tense express करता है the time and status of action. ओके, तो मतलब वो एक्शन कब हुआ और उसका स्टेटस क्या है, क्या वो कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है. लेट मी राइट इट डाउन. तो क्या वो कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है, इसको बताने का काम भी हमें टेंस करेगा. और किसके थ्रू करेगा? फाइनाइट वर्ब्स के थ्रू. क्लियर? सेकेंडली, इट अग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. अब ये सब कैसे हो रहा है, इन सब को समझेंगे एक एग्जाम्पल से. ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से जो फाइनाइट वर्ब्स हैं दे एक्सप्रेस द टेंस, यानी कि कब एक्शन हुआ. ओके, लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. तो यहां पर हम देखने वाले हैं टू एक्सप्रेस टेंस. लुक एट इट. अगर मैं यहां पर 3 सेंटेंसेस लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई से दैट आई गो टू स्कूल, दैट मीन्स मैं स्कूल जाता हूं. ये हमें क्या बता रहा है? इस केस में वर्ब क्या है? हमारा मेन वर्ब है गो, राइट? गो हमें यहां बता रहा है. अगर मैं बोल रहा हूं मैं स्कूल जाता हूं, मतलब ये हमें बता रहा है इस केस में द वर्ब इन द फॉर्म गो टेल्स अस दैट द एक्शन टेक्स प्लेस रेगुलरली, मतलब ये एक्शन रेगुलरली अकर करता है. ठीक है, वहीं पर मतलब ये कौन सा टेंस बता रहा है हमको? प्रेजेंट टेंस. कि भाई क्योंकि ये एक्शन होता है, आज भी हुआ है, राइट? एवरी डे होता है, राइट? सिमिलरली अगर मैं यहां पर बोलूं आई वेंट टू स्कूल, अब इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब मैं स्कूल गया था, मतलब ये बता रहा है टाइम ऑफ एक्शन अगेन कि स्कूल गया था, मतलब ये एक्शन पास्ट में हो चुका है, राइट? तो दिस इवेंट हैज टेकन प्लेस अर्लियर. तो ये हमें टेंस बता रहा है अगेन, देखो कि इवेंट कब अकर हुआ. और जब मैं बोल रहा हूं वेंट टू स्कूल, मतलब वो एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, हो चुका है, राइट? तो स्टेटस भी बता दिया हमको. सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूं आई विल गो टू स्कूल, ये बता रहा है कि मैं स्कूल जाऊंगा. दैट मीन्स ये एक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगा, राइट? दैट मीन्स इट इज टेलिंग अस दैट द टेंस इज
फ्यूचर टेंस, यानी कि ये अभी हुआ नहीं है, अब ये होगा इन द फ्यूचर। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है? इस केस में हमने क्या देखा? हमने देखा जो हमारा वर्ब गो था वो अलग अलग टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए अंडरगो कर रहा है चेंज। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो हमारा मेन वर्ब है वो गो के फॉर्म में नजर आया। पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा मेन वर्ब वेंट के फॉर्म में नजर आया। सिमिलरली फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा मेन वर्ब था वो विल गो के फॉर्म में नजर आया। तो देख रहे हो वर्ब, ये जो गो है इसका मतलब ये क्या हुआ? ये एक फाइनाइट वर्ब है बिकॉज ये टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म बदल रहा है। इट इज अंडरगोइंग अ चेंज और मेनली ये डिपेंड किस पे कर रहा है? टेंस के ऊपर, राइट? तो इसका मतलब टेंस के अकॉर्डिंग इसका यूजेज लिमिटेड है। आई कैन नॉट से मतलब मैं इनको बदल नहीं सकता हूं। आई विल वेंट टू द स्कूल नहीं हो सकता है। यूजेज जो है वो डिफाइंड है कि विल के साथ गो ही फॉर्म लगेगा, विल के साथ वेंट नहीं लग सकता है। दैट मीन्स यहां पर इनफाइनाइट वर्ब का, यानी इनफाइनाइट मतलब मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है ये जो फाइनाइट वर्ब्स हैं इनका यूजेज इज लिमिटेड। ओके, फर्स्टली इट विल डिपेंड अपॉन द टेंस जो हमने यहां पर मेंशन कर लिए हैं। सेकेंडली हम देखते हैं कैसे ये अग्री करता है विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड फॉर दैट मैटर वी विल राइट आवर एग्जाम्पल अगेन। तो यहां पर वी विल बी रिप्रेजेंटिंग कि कैसे ये सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा। सब्जेक्ट के साथ अग्री करने के लिए इट हैज टू अग्री विद टू थिंग्स। क्या क्या चीजों से अग्री करना चाहिए इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, एंड द पर्सन्स। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, याद है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा स्टेटमेंट था यहां पर आई गो टू स्कूल, राइट? ये मेरा फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में है। आई इज द स्पीकर, राइट? आई गो टू स्कूल। याद है आप सभी को, हमने पढ़ रखे हैं पर्सनल प्रोनाउंस, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में हमने बात की थी। फर्स्ट पर्सन वो जो बात कर रहा है यानी कि स्पीकर, सेकंड पर्सन वो जो बात सुन रहा है द लिसनर, राइट? एंड थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात की जा रही है। क्लियर? आपको याद होगा फर्स्ट पर्सन में आता था आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही शी इट और दे, वो सभी के सभी हमने डील कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज जाकर देखना। नाउ लुक एट इट, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का स्टेटमेंट लिखता हूं आई गो टू स्कूल, तो यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं आई गो टू स्कूल। ये फर्स्ट पर्सन है एंड पर्सन जो है वो क्या है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन इस केस में, राइट? तो उसके साथ मैंने गो लगाया, ठीक है? वहीं पर अगर मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल, देखो यहां पर अब मैंने जो पर्सन है उसको चेंज कर दिया। इस केस में ये पर्सन कौन सा पर्सन बन गया? थर्ड पर्सन, वो भी सिंगुलर, राइट? तो उसके केस में देखो जो हमारा वर्ब था गो वो चेंज हो गया इनटू गोज। सिमिलरली अगर मैंने अपना वर्ब देखना है कि वो प्लूरल के साथ कैसे काम करेगा, तो देखो यहां पर हम यहां पर लेट्स से थर्ड पर्सन प्लूरल लेते हैं, तो हम लिखेंगे दे गो टू स्कूल। तो इस केस में देखो दे अगेन क्या है हमारा? थर्ड पर्सन प्लूरल है, राइट? और उसके साथ हम देखो गो का इस्तेमाल करेंगे। तो यूजेज जो है वो ना केवल टेंस पे डिपेंड करता था बट ऑल्सो डिपेंड करता है ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी पर्सन और नंबर, राइट? तो देखो यहां पर पर्सन कौन सा है और उनका नंबर कितना है, सिंगुलर है प्लूरल, उसके फॉर्म में भी देखो उसके बेस पे भी डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो मेन वर्ब है वो अंडरगो कर रहा है चेंजेस। ओके, तो इस केस में हम बोल सकते हैं एक फाइनाइट वर्ब, फाइनली अगर इफ वी वर टू समराइज ऑल ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, तो फाइनाइट वर्ब वो मेन वर्ब है जो डिपेंड करता है, जिसका यूसेज डिपेंड करता है on the tense of the sentence and the subject of the sentence in terms of the number and person. So I hope the basic introduction to what finite verbs are as a cornerstone, I hope समझ में आ चुका होगा अब तक। तो चलो बच्चों, अब बारी है अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने की, विच आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। सो अभी तक आपने देखा कि कैसे फाइनाइट वर्ब्स डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ नंबर एंड पर्सन, और डिपेंडिंग अपॉन द टेंस यानी कि एक्शन कब हुआ उसके बेस पे फाइनाइट वर्ब्स अपने फॉर्म्स बदल रहे थे। सो जितने भी टाइप के फॉर्म्स थे वर्ब के, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन 5 कैटेगरीज में।
जिन्हें हम पढ़ेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, विच इज V1। देखो इसको हम नेमिंग भी ऐसे करते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। क्लियर? इनके नाम भी देख लो। एक सबसे बेसिक फॉर्म है, राइट, जिसे हम बेस फॉर्म कहेंगे। फिर आता है पास्ट फॉर्म, फिर आता है पास्ट का भी पास्ट, विच इज पास्ट पार्टिसिपल। देन कम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट, एंड देन कम्स फाइनली द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। इसको देखो हम समझेंगे, सब समझते हैं एक एक करके। जब हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे ना, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट, विच इज बेस फॉर्म के साथ। अब देखो मैंने बोला कि वर्ब फॉर्म बदल रहा है दो चीजों पे डिपेंड करके, टेंस पे और सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में भी नंबर और पर्सन पे, इजंट इट? देखते हैं यहां पर कैसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो इफ आई वर टू राइट देम कि क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट अस सी। बात करते हैं बेस फॉर्म की, दिस वन। बेस फॉर्म का इस्तेमाल अगर टेंस के टर्म्स में पूछा जाए तो इस्तेमाल किया जाता है ओनली फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो रिमेंबर, अगर मैं इसकी बात करूं टेंस के केस में, इट इज यूज्ड फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस बात को याद रखना है, किसकी बात हो रही है यहां पर? बेस फॉर्म की, राइट। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं पर्सन के केस में, राइट, सो पर्सन के केस में आप इसको किस किस के साथ इस्तेमाल कर सकते हो? यू कैन यूज इट फॉर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई, सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्लूरल के लिए। सेकेंड पर्सन में आप इसको अगेन सिंगुलर प्लूरल यानी कि दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, यू के साथ। एंड थर्ड पर्सन के लिए आप इसको सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में कौन सा है? वी हैव ओनली दे, राइट। तो इसका मतलब हम यहां पर इसको दे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यू सी, अगर हम बात करें, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको बेस फॉर्म के बारे में लिखा है इंफॉर्मेशन। तो बेस फॉर्म का इस्तेमाल टेंस के केस में सिंपल प्रेजेंट, पर्सन के केस में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वुड से आई ईट। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ईट लिखा हुआ है, आई ईट, वी ईट, यू ईट, दे ईट, राइट। समझ में आया? इसका इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। बट अब एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में अब आ रहा होगा कि सर अगर थर्ड पर्सन के लिए हम सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही इसको यूज करेंगे बेस फॉर्म को, तो मान के चलो अगर मुझे थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में इसको इस्तेमाल करना होता तो हम क्या करते? तब आप यूज करते V5 का। लुक ओवर हियर, V5। तो V5 में थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म अगर मुझे दिखाना है, आई विल यूज V5। अब V5 कैसे बनता है? V5 बनता है आपके V1 में S या फिर ES जैसे वर्ड्स ऐड करने से, यानी कि आपका जो वर्ड है ईट वो बन जाएगा ईट्स इस केस में। तो इस केस में अगर मैं इसको यहां फिल करूं तो यहां पर फिल करेंगे हम द वर्ड ईट्स। बट आप बोलोगे सर आपने तो यहां पर S लगा दिया और ये तो सिंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये कैसे सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर तो S लग गया, और S लग जाता है अगर किसी वर्ड के आगे तो वो तो प्लूरल बताता है ना। नो, यहीं पर एक बहुत की इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझने की कोशिश करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नाउ, प्लीज ट्राई टू फोकस। यहां पर देखो, मैं अगर बोलूं, अगर मेरे पास सपोज कोई नाउन होता, नाउन में मैं अगर वर्ड लगाता कोई S या ES, राइट। जैसे लेट्स से मेरे पास नाउन था कार, ठीक है। कार के आगे मैं S लगाता, इट वुड हैव बिकम कार्स, मतलब वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलता क्लास, क्लास के आगे ES लगाता तो वो क्लासेस बन जाता। तो नाउन के आगे S और ES लगाने से उनका प्लूरल फॉर्म बनता है, बट ऐसा वर्ब के साथ नहीं है। वर्ब के साथ जस्ट द ऑपोजिट केस टेक्स प्लेस, यानी कि वर्ब के केस में अगर हम S या ES जैसे वर्ड्स लगाते हैं तो वो एक्चुअली प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर फॉर्म बना देता है। ओके, सो इट फॉर्म्स द सिंगुलर फॉर्म। दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको याद रखना है। प्लीज डोंट एवर फॉरगेट दिस वन। सो व्हेन आई से थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है? कम ऑन, कौन कौन से हम प्रोनाउंस इस्तेमाल करते थे थर्ड पर्सन सिंगुलर में? सो आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेट मी मेक अ क्विक करेक्शन, इसको ठीक कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स लाइक ही, शी या फिर इट का। तो देखो हम कहेंगे ही ईट्स, शी ईट्स या इट ईट्स।
ओके तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम यूज करेंगे V5 वाले फॉर्म का। समझ में आया कैसे बनेगा V5? V1 में सिर्फ S और ES जोड़ने से। बस समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ओके अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म की। अब नेक्स्ट फॉर्म जो है, अभी ना एक काम करते हैं इसको सीरीज में ना समझने के लिए, जैसे मैंने आपको V1 को V5 से रिलेट करना सिखाया, अब मैं आपको इसी तरीके से एक और फॉर्म बताने वाला हूं जो कि अगेन प्रेजेंट टेंस से ही जुड़ा है। देखो यहां पर भी हम प्रेजेंट टेंस में ही डील कर रहे थे अभी भी, राइट? V1 V5 प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड था, सिमिलरली V4 भी प्रेजेंट टेंस से ही रिलेटेड होगा। ये कैसे बनेगा? इसको बनाने के लिए यू हैव टू डू नथिंग, बस आपके बेस फॉर्म को उठाओ, इसी बेस फॉर्म को, और इस बेस फॉर्म में ऐड कर दो ing। ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट? तो मतलब ये टेंस प्रेजेंट टेंस बता रहा है हमको, राइट? ये हमको वो टेंस बता रहा है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वो एक्शन जो अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। ओके दैट मीन्स वो एक्शन अभी भी प्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन में है, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? इट इज स्टिल इन एक्शन। सो उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से। इन फैक्ट इवन हम इसको यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट जेरेंट्स। अब क्या होते हैं जेरेंट्स, मैं आपको बताऊंगा जब हम नॉन फाइनाइट वर्ड पढ़ेंगे, राइट? सो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं और उनके आगे हमेशा अगर ing एंड कर रहा है, देखो कुछ ऐसे वर्ब्स जो ing में एंड कर रहे हैं और नाउन की तरह एक्ट करते हैं, वी कॉल देम जेरेंट्स। तो जेरेंट्स आर नथिंग बट स्पेशल नेम्स गिवन टू दोज नाउन्स या दोज वर्ब्स एंडिंग इन ing जो कि एक्ट करते हैं लाइक नाउन्स। फिर अंडरस्टैंडिंग? तो इस केस में अगर मुझे V4 बनाना है, किसका V4 बनाना है? अपने वर्ब ईट का। तो मुझे क्या करना है? ईट के आगे इन लगा दो ing, तो इट बिकम्स ईटिंग, राइट? तो ये ईटिंग बन जाएगा। तो आपने V4 बनाना भी सीख लिया, राइट? तो आपने देखा V1 V5 एंड V4 सब प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हैं। V1 V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस से और V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है, राइट? ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल की। देखो यहां पर पास्ट फॉर्म हमें बता रहा है वो एक्शन बताने के लिए जो कि अभी हो चुका है, यानी कि अर्लियर टेक प्लेस कर चुका है। सो पास्ट फॉर्म हमें यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सिंपल पास्ट टेंस। ये आपको याद रखना है, ठीक है? और इस केस में अगर मैं ईट का पास्ट फॉर्म बताऊं तो ईट का जो पास्ट फॉर्म है इट बिकम्स एट। इट बिकम्स 8, ओके? और इसका इस्तेमाल आप सभी पर्सन्स के साथ कर सकते हो। यू कैन से I ate, we ate, you ate, he ate, she ate, they ate, यानी कि इसको सभी पर्सन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इट रिप्रेजेंट दी सिंपल पास्ट टेंस। टेंस के टर्म्स में इसका डिफरेंस आ गया, ठीक है, फ्रॉम दी अदर टू। यहां तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, होपफुली नहीं होनी चाहिए। एंड देन व्हेन वी कम टू पास्ट पार्टिसिपल, सो पास्ट पार्टिसिपल पहली चीज ये बनेगा कैसे? तो पास्ट पार्टिसिपल को फॉर्म करने के लिए आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन फॉर यू ओवर हियर। लेट्स टॉक अबाउट हाउ द पास्ट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड। पास्ट पार्टिसिपल को फॉर्म किया जाता है V1 में वर्ड्स लाइक ed, या फिर सिर्फ d लगाने से, या फिर सिर्फ t लगाने से, या फिर en, या फिर सिर्फ n लगाने से बनेगा। मतलब अगर आप अपने V1 के आगे ये कुछ सफिक्सेस लगा देते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है आपके पास्ट पार्टिसिपल का। और इनका इस्तेमाल हमेशा आप देखोगे इस्तेमाल किया जाता है परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? तो दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिनमें आपको इनका इस्तेमाल हमेशा हैज, हैव या हैड जैसे वर्ड्स के बाद मिलेगा, राइट? जैसे यहां पर अगर मैं देखूं मुझे पास्ट पार्टिसिपल अगर ईट का बनाना है, यानी कि मेरे को V1 में यहां इनमें से कोई एक सफिक्स यूज करना है, तो इसमें से हम देखेंगे ईट के साथ इस्तेमाल होता है n, तो ये बन जाता है ईटन, राइट? सो फॉर्मेशन यहां पर हम करेंगे अपने पास्ट पार्टिसिपल का, इट बिकम्स ईटन। बट बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें अलग अलग टाइप के यहां पर सफिक्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा टू बी एडेड टू V1 टू फॉर्म द पास्ट पार्टिसिपल, राइट? तो ये थे आपके बेसिक डिफरेंट 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। और
एक एग्जाम्पल से मैंने आपको इन सभी का मतलब और सभी का यूजेज समझाया है. नाउ इट इज टाइम दैट वी सी अ लॉट मेनी फाइनाइट वर्ब्स जो हम डील करते हैं डेली लाइफ में और उनके डिफरेंट फॉर्म्स को. विल क्विकली गो थ्रू देम एंड आई नो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू देम इन योर जूनियर क्लासेस ऑल्सो. सो हम क्विकली उनको रिकैप करेंगे एंड देन विल प्रोसीड फॉर टू द नॉन फाइनाइट वर्ब्स. तो बच्चों अब आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं वेरियस काइंड्स ऑफ वर्ब्स और उनके डिफरेंट फॉर्म्स. ओके, सो हम यहाँ पर V1 से लेकर V5 फॉर्म्स देखेंगे इन वेरियस टाइप के वर्ब्स के. बिगिनिंग विद द फर्स्ट वन विच इज अराइज. अराइज ले लो या फिर सिंपली राइज भी ले लेते, तो उसके केस में उनका जो पास्ट फॉर्म यानी कि V2 होता है, इट वुड हैव बिकम अरोज या फिर रोज. सिमिलरली पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको पता है V1 यानी कि हमारे नॉर्मल V1 फॉर्म में, बेस फॉर्म में आपको इनमें से कोई सफिक्स ऐड करना है. जैसे इस केस में मैं n का इस्तेमाल करूंगा, इट बिकम्स अराइजन, राइट. अगर V4 की बात करें तो ing ऐड कर दो तो इट बिकम्स अराइजिंग. एंड अगर मुझे थर्ड पर्सन सिंगुलर V5 की बात करनी है तो ऑब्वियसली यहां पर मुझे s को ऐड करना होगा, तो इट बिकम्स अराइजेस या फिर सिंपली राइजेस अगर मैं राइज की बात करता तो. क्लियर. तो इस तरीके से आप फॉर्म करो, बाकी सभी सिंपल ही हैं. जहां डिफरेंस आएगा वेयर आई विल, वहां पर मैं आपको पॉज करके चीजें बताऊंगा. जैसे अब देखो ब्रेक, जहां तक डिफरेंस है आपको हमेशा सेकंड फॉर्म में यानी कि V2 में ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे. ब्रेक का बन जाता है ब्रोक इन द पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है ब्रोकन. तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. अगर बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तो ब्रेकिंग हो जाएगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर तो ब्रेक्स हो जाएगा. सिंपल, इजी, क्लियर. बीट, अब देखो यहां पर हम डिफरेंस देखने वाले हैं. तो यहां पर बीट के केस में यू विल फाइंड इसका जो पास्ट फॉर्म है इट स्टिल रिमेन्स द सेम. बीट का पास्ट फॉर्म बीट ही रहेगा, ओके, बट इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है इट विल बिकम बीटन. ओके, इसमें एन लग जाएगा. तो देखो इस वाले केस को याद रखना है, बीट का पास्ट फॉर्म बीट ही रहता है. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल इज इजी, बीटिंग, और थर्ड पर्सन सिंगुलर इज आल्सो इजी, उसमें आपको सिर्फ एस लगाना है, बिकम बीट्स. ओके, चलो बढ़ते हैं अगले वाले पर विच इज चूज, चोज एंड चोजन. देखो चूज हमारा बेस फॉर्म है, पास्ट फॉर्म चोज हो जाता है एंड उसका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि चोजन हो जाएगा. ओके, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल इज इजी, चूजिंग हो जाएगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर चूजेस हो जाता है, इजी. बात करते हैं नेक्स्ट वाले की विच इज बिकम. तो बिकम की अगर मैं बात करूं तो बिकम में बिकेम हो जाएगा, ऐसे कम का केम हो जाता है, राइट. बट देखो यहां पर इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है इट इज सिमिलर टू द बेस फॉर्म. तो देखो यहां पर बिकम और बिकम, यहां पर बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल बिकम के सेम होते हैं, यू सी. तो इस केस में देयर विल बी अ स्पेशल केस ऑल्सो ओवर हियर. तो इसको मैं यहां पर अगेन स्टार मार्क कर देता हूं सो दैट यू डोंट मेक अ मिस्टेक व्हेन यू गो थ्रू और रिवाइज दीज टॉपिक्स. क्लियर. चलो बढ़ते हैं. अब इनके तो आपको पता ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर कैसे बनेंगे, बिकमिंग एंड बिकम्स. सो आई थिंक मुझे जनरली आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स बताने की जरूरत नहीं है, वो सबके केस में सेम ही रहने वाले हैं, राइट. सेम ही पैटर्न फॉलो करेंगे, जहां डिफरेंस मिलेगा वो होगा V1, V2, V3 में. ठीक है. बात करते हैं नेक्स्ट की विच इज ड्रॉ. ड्रॉ का पास्ट फॉर्म यानी कि V2 बन जाता है ड्रू एंड V3 बन जाता है ड्रॉन. यहां पर सिंपली हम एन ऐड करेंगे वर्ड के आगे, EN नहीं. ठीक है. सो इस तरीके से बन जाएगा. सिमिलरली अगर वर्ड होता विथड्रॉ, तो विथड्रॉ, विथड्रू एंड विथड्रॉन बन जाता है इसका पास्ट पार्टिसिपल, राइट. सो ड्रॉइंग, ड्रॉज. बिगिन, बिगिन का देखो पास्ट फॉर्म बिगैन और पास्ट पार्टिसिपल बिगन. अगर हम बात करते हैं बिगिनिंग की तो वो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और बिगिन्स बन जाता है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल विच इज V5. ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन. सी, तो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स. ब्लो, ब्लू, ब्लोन. सी, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोस. सिमिलरली फॉल, अब देखो यहां पर फॉल का फेल बन जाता है पास्ट फॉर्म और फेल का भी पास्ट यानी कि पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है फॉलन. ओके, हैज फॉलन, हैड फॉलन. याद है ना, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है, हैज, हैव और हैड के बाद. ओके, तो हम हैज फॉलन का इस्तेमाल करेंगे, हैव फॉलन का इस्तेमाल करेंगे, हैड फॉलन का इस्तेमाल करेंगे. वी विल नॉट से हैव फेल और हैड फेल. हम यहाँ पर सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल में फॉलिंग एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉल्स. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. जैसे देखो यहां पर फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. जैसे ब्लो, ब्लू, ब्लोन था, वैसे ही फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. फ्लाइंग, फ्लाइज. ठीक है. अब ना फॉरबिड, फॉरबिड का फॉरबेड बन जाएगा हमारा सिंपल पास्ट. देखो ये स्टार वाला है जो मैं अलग से बता रहा हूं. फॉरबिड का फॉरबेड एंड फॉरबिडन याद रखना है. ओके, फॉरबिडिंग बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड फॉरबिड्स बिकम द
थर्ड पर्सन सिंगुलर. forget, forgot and forgotten. So see, forget, forgot, forgotten, forgetting and forgets. Forgive, forgave, forgiven. See, देखो सिमिलर टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? सो forgive, forgave, forgiven, forgiving and forgives. Clear? Next is freeze. Freeze, froze and frozen. देखो freeze, froze, frozen, freezing and freezes. Clear? चलो अगले वाले पे देखते हैं. Grow, grew, grown. Growing and growth. Easy, ये भी easy अब जानते हैं. Grow का grew हो जाता है past form and grown बन जाता है past participle. हाइड, हिड, हिडन या फिर सिंपली आप हिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है? सो हाइड, हिड, हिडन या फिर हिड. एंड यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करूं तो हाइडिंग और हाइड्स. नो, न्यू, नोन. राइट? जैसे ब्लो, ब्लू, ब्लोन था वैसे ही नो, न्यू, नोन है. नोइंग, नोज. राइट? राइड, रोड, रिडन. राइडिंग, राइड्स. क्लियर? रिंग, रैंग, रंग. देखो रिंग, रैंग, रंग. प्रेजेंट पार्टिसिपल रिंगिंग एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर रिंग्स. क्लियर? देन वी हैव इज रन. देखो रन, रैन, रंग. देखो यहां पर अब एक चीज नोटिस करो, यहां पर आपका V1 और जो V3 है दे आर सेम. दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेशल केस. ठीक है? सो वी विल से हैव रन, हैड रन, हैज रन. ओके, रन नहीं इस्तेमाल करेंगे जब हम हैड, हैव और हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो ये पार्टिसिपल है. राइट? देन रनिंग, रन्स. सिमिलरली शेक, शुक, शेकन. देखो ये भी इंपॉर्टेंट है. शेक पास्ट फॉर्म में शुक, शेकन. सिमिलरली अगर टेक होता टुक, टेकन. राइट? ओके, एंड शेकिंग बन जाता है V4 एंड शेक्स बन जाता है V5. श्रिंक, श्रैंक, श्रंकन. सी, श्रिंक, श्रैंक, श्रंकन. श्रिंकिंग, श्रिंक्स. क्लियर? सिंग, सैंग, संग. देखो सिंग, सैंग, संग. सिंगिंग, sings. Speak, spoke, spoken. ये भी easy है. Speak, spoke, spoken, speaking, speaks. Different forms. Next is spring. Spring, sprang, sprung. Easy. Springing and springs. Steal, stole, stolen. Stealing, steals. Easy. Swim, swam, swum. देखो swim, swam, swum. Swimming, swims. Next is take, took and taken. मैंने बता रखा था इसको. ठीक है? तो टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स. नेक्स्ट वी हैव टेयर. टेयर, टोर, टॉन. देखो टेयर, टोर, टॉन. टेयरिंग एंड टेयर्स बिकम्स द थर्ड पर्सन सिंगुलर. थ्रो, थ्रू, थ्रोन. देखो थ्रो, थ्रू, थ्रोन. सिमिलरली वैसी था ना. ब्लो, ब्लू, ब्लोन. थ्रोइंग, थ्रोज. वेक, वोक, वोकन. वेकिंग, वेक्स. Wear, wore, worn. Wearing, wears. Next we have weave, wove, woven, weaving, weaves. Last में write, wrote, written, writing and writes. ये आपके different forms थे, right? अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो बनाने वाला हूँ. अब ये जो ग्रीन वाली जो टेबल आएंगी उनमें you will find the V2 and the V3 are same. मतलब past form, past participle are going to remain same. Let's see how. First one, मेरे पास अगर बेस फॉर्म में वर्ड है बेंड, तो इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बोथ रिमेन्स बेंट. राइट? बट बाकी सेम लेने वाला है, वही प्रोसीजर फॉलो होगा. तो डिफरेंस कहाँ मिलने वाला है? अब से आपको यू विल फाइंड द डिफरेंस इन दीज टू कैटेगरीज. मतलब यहां पर दे रिमेन सेम. ओके, तो देखो बेंट बेंट सेम रहेगा. बस आपको V1 में अगर V4 बनाना है तो V1 में ING लगा दो तो बन जाएगा बेंडिंग. देखो बेंड का बेंडिंग और थर्ड पर्सन सिंगुलर बेंड्स. वो बाकी सब सेम रहेगा, बस डिफरेंस आएगा यहाँ पर. तो हम अपना सारा अटेंशन पे करेंगे यहीं पर. सिमिलरली बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट. देखो V2 V3 सेम है. बिल्डिंग, बिल्ड्स. क्लियर? बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट. बर्निंग, बर्न्स. क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट. क्रीपिंग, क्रीप्स. डील, डेल्ट, डेल्ट. डीलिंग, डील्स. तो ये थे आपके वेरियस फॉर्म्स जिनमें आपको V2 V3 से मिलेंगे. अभी कम नहीं है और है. देखो यहां पर हियर, हर्ड, हर्ड. हियरिंग, हियर्स. क्लियर? नील, नेल्ट, नेल्ट. नीलिंग, नील्स. लीन, लीन्ड, लीन्ड. लीनिंग, लीन्स. लर्न. देखो लर्न के केस में आप लर्नड भी लगा सकते हो या फिर लर्नड भी लगा सकते हो. ठीक है? लर्निंग, लर्न्स. देन लीप के केस में यू कैन यूज लेफ्ट और लीप्ड.
बोथ केस यहाँ पर V2 V3 में सेम रहेगा एंड देन लीपिंग लीव्स। नेक्स्ट देखते हैं लीव लेफ्ट लेफ्ट। ओके, सो लीव लेफ्ट लेफ्ट में यहाँ पर अगेन V2 V3 आर सेम, V4 इज लीविंग एंड V5 बिकम लीव्स। लेंड लेंट लेंट, लेंडिंग यू नो लेंट। सिमिलरली अगर सेंड होता तो सेंट सेंट ही रहेगा, ठीक है। लाइट लिट और लाइटेड इस्तेमाल कर सकते थे V2 में, सेम V3 में भी इस्तेमाल करोगे। लाइटिंग लाइट्स, राइट। देन उसके बाद लाई लाइड लाइड, लाइंग लाइज। ओके, लूज लॉस्ट लॉस्ट। देखो तो लूज यानी कि खोना, ये वाला लूज का मतलब होता है खोना। ओके, तो लूज लॉस्ट लॉस्ट, लूजिंग लूजर्स। ओके, देन सीक, सीक मतलब कुछ चीज मांगना, परमिशन लेना, जैसे आई सीक परमिशन। सो सीक सॉट सॉट, राइट, सीकिंग सीक्स। सेंड सेंट सेंट, सेंडिंग सेंड्स। शूट शॉट एंड शॉट रिमेन सेम। स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। सिमिलरली स्मेल स्मेल्ट स्मेल्ट, बाकी सबके ING और सिंगुलर फॉर्म्स थर्ड पर्सन वाले सेम रहेंगे। क्लियर? ओके, देन वी हैव इज स्पेंड। ओके, स्पेंड 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 सेम रहने वाला है, देखो बच्चों। देन उसके बाद स्पॉइल के केस में स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड रहने वाला है। उसके बाद स्वीप है, अगर स्वीप मतलब यू नो झाड़ू लगाना, तो स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट। ओके, देन उसके बाद वीप वेप्ट एंड वेप्ट, बाकी सब इनके ING यानी कि V4 और V5 फॉर्म्स विल रिमेन एज इट इज, जैसा हम नॉर्मली बनाते आते हैं, राइट। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी उन वर्ड्स की आती है जिनके केस में यू विल फाइंड कि देयर इज नो चेंज इन V1 V2 एंड V3, यानी कि जिसके V2 V3 जस्ट एज द बेस फॉर्म ही रहते हैं, दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। ओके, एक्सेप्ट फॉर देयर V4 एंड V5 फॉर्म्स which are following the same pattern जो अभी तक हम फॉलो करते आए हैं। V4 में ING and V5 में S या ES, ठीक है। बट यहाँ पर V1 V2 V3 will remain same and those words are something that you must remember and not forget them. Okay, so the word is let's say bet. तो इसकी तीनों फॉर्म सेम रहेंगे, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और पास्ट पार्टिसिपल में भी, राइट। तो बेट बेट बेट। सिमिलरली कट पुट स्प्लिट बिड, देखो इन सभी के केस में इनके V2 V3 आर ऑल सेम एज द V1, बट V4 बन जाएंगे इनके ING लगाने से, जैसे बेट का बेटिंग, कट का कटिंग, पुट का पुटिंग, स्प्लिट का स्प्लिटिंग, बिड का बिडिंग, राइट। एंड इनके V5 भी ऐसे बन जाते हैं सिंपली एस ऐड करने से, ES ऐड करने से, बेट्स कट्स पुट्स स्प्लिट्स बिट्स, राइट। क्लियर? नेक्स्ट इज हिट। देखो याद रखना है आपको, हिट का अगेन V2 V3 विल रिमेन सेम। रीड का भी इट बिकम्स रेड एंड रेड, इसको हम बेस फॉर्म में रीड कहते हैं जब हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, बट पास्ट फॉर्म में इट इज प्रोनाउंस्ड एज रेड। जैसे कलर रेड होता है ना, रेड कलर का प्रोनाउंसिएशन रेड होगा ना, पास्ट फॉर्म में इसका रीड की स्पेलिंग भले ही रीड जैसी ही होगी बट इसका प्रोनाउंसिएशन रेड होगा इन V2 एंड V3, ठीक है। सिमिलरली स्प्रेड बिकम्स स्प्रेड एंड स्प्रेड ओनली, तो कोई चेंज नहीं है। कास्ट भी कास्ट ही रहेगा, हर्ट भी हर्ट ही रहने वाला है V2 V3 में, बट बाकी सब V4 V5 विल चेंज एज पर द रूल्स। क्लियर? देन वी हैव ए सेट, सेट ही रहने वाला है। अपसेट भी अपसेट ही रहने वाला है। कॉस्ट लेट शट, ये सारे वर्ड्स जो हैं ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। सी, तो आपको होपफुली यहां तक समझ में आ गई होंगी चीजें। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऐसे डिफरेंट, मैंने 3 अलग अलग टेबल बनाई हैं। सेकेंड वाली टेबल हमें बता रही थी कहां पर V2 और V3 सेम थे, और हमें थर्ड टेबल बता रही है इस वाले केस में कहां पर V1 V2 V3 विल रिमेन सेम एज द बेस फॉर्म इटसेल्फ। सो आई होप आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स फॉर स्पेशली फाइनाइट वर्ब्स क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, फाइनाइट वर्ब्स को और उनकी डिफरेंट फॉर्म्स को स्टडी करने के बाद नाउ वी फाइनली विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज नॉन फाइनाइट्स, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटफुल टॉपिक फॉर मोस्ट ऑफ द ग्रामर स्टूडेंट्स। वेल, इस टॉपिक को आसान बनाना ही हमारा काम है। तो बिगिन करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। नॉन फाइनाइट्स जस्ट एज व्हाट वी स्टडीड अबाउट द फाइनाइट्स, इनके केस में क्या होगा, फाइनाइट्स का यूजेज लिमिटेड था डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नंबर एंड पर्सन और टेंस पर इस केस में ऐसा नहीं होगा, इसलिए इनको हम नॉन फाइनाइट्स कह रहे हैं बिकॉज इनका यूजेज डिपेंड ही नहीं करता है। दे आर यूज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ कि एक्शन किसने किया, यानी कि सब्जेक्ट कौन था, या फिर एक्शन कब हुआ, यानी कि टेंस क्या था सेंटेंस का, इनमें से किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा नॉन फाइनाइट वर्ब का यूजेज। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, लेट अस सी कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस कैसे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से I like to play guitar, इस सेंटेंस को देखो, यहां पर पर्सन है फर्स्ट पर्सन I,
लाइक बता रहा है, लाइक का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है प्रेजेंट टेंस के लिए, राइट। और ये जो वर्ड है टू प्ले, इस केस में आपको भले ही यहाँ पर वर्ब दिख रहा है बट ये एक्चुअली वर्ब नहीं है, ये चलिए नॉन फाइनाइट है। मैं एक बात बताता हूँ, नॉन फाइनाइट जो है इनकी खासियत ये है, दे एक्चुअली लुक लाइक वर्ब्स, ओके, बट दे आर नॉट एक्चुअली वर्ब्स, ठीक है। ये दिखते वर्ब्स जैसे हैं, जैसे यहाँ पर वर्ड है टू प्ले, इंस्टेड यहाँ पर ये वर्ब नहीं है बच्चों, क्योंकि इस प्ले के आगे जो वर्ड टू लगा है ना, इट इज मोस्ट लाइकली ये एक टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट है विच इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, ओके, जिसको हम अभी डील भी करेंगे नेक्स्ट। सो यहाँ पर ये एक नॉन फाइनाइट है। अब देखो, अगर मैं सेंटेंस को बदलने की कोशिश करूं, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, पहले तो काम करते हैं, पहले इसका टेंस बदलने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको लिखूं, आई लाइक्ड टू प्ले गिटार। अब देखो इसको मैंने पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया, ये मेरा क्या था, दिस वॉज द प्रेजेंट टेंस, ये मेरा पास्ट टेंस है। पे अटेंशन, यहां पर क्या बदला, किसका फॉर्म बदला, लाइक का फॉर्म बदला, लाइक लाइक्ड में कन्वर्ट हो गया, बट टू प्ले वैसा का वैसा ही रहा कि नहीं रहा, राइट। मतलब यहां पर लाइक जो है वो फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि टेंस बदलते ही देखो उसका फॉर्म बदल गया, बट टू प्ले वैसा का वैसा रहा। आप कितने ही आप पर टेंस बदल लो, टू प्ले वैसा का वैसा ही रहने वाला है, इवन इफ अगर आप पर्सन्स का नंबर या फिर सब्जेक्ट का पर्सन बदल दो, राइट, तब भी ये चेंज नहीं होगा। तो इस केस में आप देख रहे हो टू प्ले जो है वो एक्चुअली एक नॉन फाइनाइट बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टेंस। सिमिलरली अगर मैं इसको पर्सन्स की रिस्पेक्ट में दिखाऊं, तो सेंटेंस मैंने लिया था आई लाइक टू प्ले गिटार, इफ आई से he likes to play guitar, now look at this, यहां पे मैंने पर्सन I से थर्ड पर्सन सिंगुलर में कन्वर्ट कर दिया, राइट, मैंने I को चेंज कर दिया इनटू ही। देखो यहां पर क्या चेंज हुआ, लाइक तो चेंज हो गया, सी लाइक चेंज हुआ, बट टू प्ले अभी भी वैसा का वैसा ही है, यू सी, राइट। या they like to play, notice करो every time you are going to change the person or the tense of the sentence, the verb which is undergoing a change will be the finite one, but जो change undergo नहीं कर रहा है ये वाले, these will be called non-finites, okay। तो ये है non-finite, they are not going to change according to the tense and the subject of the sentence, okay, so they remain same irrespective of the tense and the subject. Fine, remember they can never be the main verb of a sentence, they cannot be the main verb, मतलब इनको कभी भी नॉन फाइनाइट्स कैन नेवर बी द मेन वर्ब। रिमेंबर, हमेशा नॉन फाइनाइट्स को अपने पहले एक फाइनाइट वर्ब चाहिए होता है टू बी यूज्ड। जैसे इस केस में टू प्ले मेरा नॉन फाइनाइट था, उससे पहले देखो एक फाइनाइट वर्ब लाइक का इस्तेमाल किया गया है, इस शब्द के बिना हम नॉन फाइनाइट का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तो फाइनाइट वर्ब के बिना नॉन फाइनाइट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन अ सेंटेंस, दैट मीन्स दे ऑलवेज नीड अ फाइनाइट वर्ब, हेंस नॉन फाइनाइट्स कैन नेवर बी द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। ये बात समझ में आई, क्लियर। रिमेंबर, एक चीज मैंने और बता दी आपको, फाइनाइट जो है वो तो मेन वर्ब्स की तरह एक्ट कर रहे थे, बट नॉन फाइनाइट्स आर नॉट गोइंग टू एक्ट लाइक वर्ब्स। नॉन फाइनाइट आर imposters, they look like verbs but they are not actually verbs, so they are going to function as some other parts of speech, यानी कि ये noun की तरह बिहेव कर सकते हैं, they adjectives की तरह बिहेव कर सकते हैं, adverbs की तरह बिहेव कर सकते हैं, but verbs की तरह बिहेव नहीं करेंगे, इसीलिए इनको हम imposters बुलाते हैं, right, the ones in disguise, जो किसी के भेष में आते हैं, they come in the disguise of a verb but they are not actually verbs, okay। I hope you got the difference now। Well, now अब हम समझते हैं the types of the non-finites, okay। types of non-finite जो हमें डील करने हैं, they are just three, okay, तीन ही होते हैं। one is infinitive, then we have is gerunds, and finally we have are the participles। क्या होते हैं, कैसे ये डिफर करेंगे, ये बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इंसाइट यही दे देता हूँ, राइट, थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। इन्फिनेटिव्स का रिप्रेजेंटेशन होता है समथिंग लाइक दिस। इन्फिनेटिव बेसिकली मतलब होता है, अगर मैं शब्द टू के आगे वर्ब का मेन फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म लगा दूं तो वो इन्फिनेटिव बन जाएगा, राइट। जेरेंड्स और पार्टिसिपल दोनों के केस में क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी लग जाएगा, राइट। अगर मैं यहां पर पार्टिसिपल में एक बता रहा हूं,
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, राइट? सो V1 में ing लगा दिया तो ये बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जेरेंड्स भी। अब आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ing हैं तो, और कब हम पता करेंगे कि कब वो वर्ब की तरह ऐड कर रहे हैं और कब वो जेरेंड्स या फिर पार्टिसिपल की तरह ऐड कर रहे हैं? तो इस केस में याद रखना है, कभी भी अगर वर्ब के ing फॉर्म से पहले देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब बोले तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ही, सॉरी, हैज, हैव, हैड, ये सारे वर्ड्स अगर नहीं है, डिड, डू, डज, अगर ये वर्ड्स ing वाले वर्ड के पहले नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब दे आर मोस्ट लाइकली टू बी नॉन फाइनाइट्स। ओके, अब अगर मान के चलो ये जो ing वाला फॉर्म है, इफ इट इज एक्टिंग लाइक द नाउन इन अ सेंटेंस, तो वो डेफिनेटली जेरेंड होगा, राइट? बट अगर ये वर्ब का ing फॉर्म जिसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इफ इट इज एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव, तो इसका मतलब वो पार्टिसिपल है। मतलब आप समझने की कोशिश करना, वो ing वाले वर्ब्स जो एक्ट करते हैं एज नाउन दे आर कॉल्ड जेरेंड्स, वो ing वाले वर्ब्स जो एक्ट करते हैं एज एडजेक्टिव्स दे आर कॉल्ड द पार्टिसिपल, स्पेसिफिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल भी वही होता है जो हमने ऑलरेडी डील किया था, बट वो भी उस केस में हम समझेंगे कि कैसे वो नॉन फाइनाइट की तरह एक्ट कर सकते हैं। सो आई होप द बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। नाउ वील बी टेकिंग अप ओनली द फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट इन दिस लेक्चर, एंड द नेक्स्ट लेक्चर वुड बी बेस्ड ऑन जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टाइप के नॉन फाइनाइट्स के साथ, विच आर द इन्फिनेटिव्स। टॉकिंग अबाउट इन्फिनेटिव्स, जिसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। इसका स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो कैसे होगा, हमेशा आपको टू वर्ड के आगे बेस फॉर्म देखने को मिलेगा वर्ब का। ओके, तो दिस इज द बेस फॉर्म, जैसे टू स्लीप, टू ईट, टू रीड, टू राइट, टू रन। ओके, वो सारे के सारे वर्ड जो हैं दे कैन फॉर्म इन्फिनेटिव्स। नाउ याद रखना है, इन्फिनेटिव्स वर्ब जैसे दिखते हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू एक्ट लाइक वर्ब्स इन अ सेंटेंस। वो एक्ट करते हैं एज सम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये किस किस तरह एक्ट कर सकते हैं? दे कैन एक्ट लाइक अ नाउन, दे कैन एक्ट लाइक एडजेक्टिव्स, दे कैन एक्ट लाइक एडवर्ब्स। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन आई से आई वांट टू स्लीप, सो अगर मैं यहां पर देखूं टू स्लीप जो है वो मेरा क्या होना चाहिए? इन्फिनेटिव होना चाहिए ना। नाउ अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस टू स्लीप को हटा दूं और देखूं यहां पर आई सब्जेक्ट है, वांट इज माय वर्ब व्हिच इज फाइनाइट वर्ब, आई वांट व्हाट? आई वांट टू स्लीप। तो यानी कि वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट, राइट? और इस केस में टू स्लीप क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह ही तो एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह या सब्जेक्ट की तरह हमेशा कौन एक्ट कर सकता है किसी सेंटेंस में? ओनली द नाउन। इस केस में इसका मतलब नाउन जो है उसकी तरह एक्ट करेगा हमारा इन्फिनेटिव, दैट इज टू स्लीप इन दिस केस। नेक्स्ट वन वी सी, शी हैज अ बुक टू रीड। सो शी हैज अ बुक टू रीड। नाउ लुक एट दिस, शी हैज अ बुक, ये हमको पता चल रहा है। शी सब्जेक्ट, नाउन हुआ, सॉरी प्रोनाउन हुआ इस केस में, हैज हमारा वर्ब है, राइट? अ बुक क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, अगेन अ नाउन। बट वो बुक क्यों है उसका जवाब हमें मिल रहा है इस इन्फिनेटिव के थ्रू, दैट इज टू रीड। शी हैज अ बुक, किस लिए? टू रीड, राइट? तो हमें देखो हमारे नाउन बुक के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है ये इन्फिनेटिव, दैट इज टू रीड। इसका मतलब दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करते हैं? दे एड मोर इंफॉर्मेशन, दे मॉडिफाई अ नाउन, और इस केस में नाउन क्या है हमारा? द बुक। सिमिलरली शी केम हियर टू हेल्प। नाउ लुक एट दिस वन, शी केम हियर, एक्शन हुआ है ना, शी केम हियर, किस लिए आई? उसके एक्शन के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है थ्रू दिस इन्फिनेटिव, दैट इज शी केम हियर टू हेल्प। ओके, व्हाई शी केम हियर, उसका रीजन हमको पता चल रहा है। तो एक्शन के बारे में यानी कि वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर कोई हमें प्रोवाइड करता है तो वो एक्ट करता है एज एन एडवर्ब, इसलिए टू हेल्प यहां पर एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा। गॉट इट? वेरी वेल डन। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ लुक एट दिस पॉइंट। इन्फिनेटिव को हम बिना टू के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन ओमिट टू फ्रॉम द इन्फिनेटिव, बट उस केस में हम इन्फिनेटिव को अब बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे। यानी कि इन्फिनेटिव में अगर टू है तो वो नॉर्मल इन्फिनेटिव है, अगर इन्फिनेटिव में से टू हट गया है दैट मीन्स इट विल बी कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। बट वो कौन सी कंडीशन है जिनमें हम इन्फिनेटिव में से टू हटा सकते हैं? लुक एट दिस वन। सो आपको याद रखना है, जब भी कोई इन्फिनेटिव जो सर्टेन वर्ब्स, कुछ ऐसे फाइनाइट वर्ब्स जिनकी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, जैसे फील, हेयर, लेट, मेक, सी एंड वॉच। सो अगर ऐसे दिखने वाले फाइनाइट वर्ब्स यानी कि फील, हेयर, लेट, मेक, सी एंड वॉच जैसे वर्ड्स के बाद आने वाले इन्फिनेटिव्स जो हैं वो अपना टू लूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो,
वी लेट, देखो यहाँ पर लेट इसमें लिस्ट में है। वी लेट चिल्ड्रन क्रॉस द रोड, वी विल नॉट से वी लेट चिल्ड्रन टू क्रॉस द रोड। तो देखो यहाँ पर ये टू क्रॉस हो सकता था, बट वी हैव ओमिटेड टू, राइट। इसका मतलब देखो यहाँ पर हम टू क्रॉस भी लिख सकते थे, बट सिंस हमारे पास हमारा जो फाइनाइट वर्ब लेट आ गया है यहाँ पर, राइट, ओके। तो ये जो वर्ब आ गया है लेट, इसके आने की वजह से हम यहाँ पर से टू हटा देंगे, ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस रहने देंगे। सिमिलरली देखो यहाँ पर यू कैन सी द क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई। नाउ सी, यू कैन सी द क्लाउड्स, सी यहाँ पर सी जो है वो मेरा फाइनाइट वर्ब है। सी इस लिस्ट में भी आ रहा है, कहीं आ रहा है भाई, राइट। सी का कोई पास्ट फॉर्म भी हो सकता था, सॉ भी हो सकता था, राइट। हेयर का हर्ड भी हो सकता था, ठीक है। सो यू कैन सी द क्लाउड्स टू सेल अक्रॉस द स्काई। तो यहाँ पर टू हम हटा देंगे, क्यों? क्योंकि वर्ड आ गया हमारा फाइनाइट वर्ब सी, जो कि इस लिस्ट में मौजूद है। तो इन्हीं वर्ड्स के आगे आने वाले इन्फिनेटिव में से टू आप हटा सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यू कैन सी द क्लाउड्स टू सेल अक्रॉस द स्काई, वी विल से यू कैन सी द क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई। ओके, ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें से भी अगेन हम टू सेल हटा देंगे। क्लियर? अब चलो इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करते हैं विद एन एक्सरसाइज ना। तो यहाँ पर आपको एक हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द इन्फिनेटिव फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है? लेट्स डू टुगेदर। ओके, ही वांटेड डैश द डेटा ऑन माय कंप्यूटर। क्या लगना चाहिए यहाँ पर? ही वांटेड टू, क्योंकि देखो ही वांटेड इन्फिनेटिव लगाना है ना, ही वांटेड टू क्या लगाएं यहाँ पर? डाउनलोड, राइट? सो ही वांटेड टू डाउनलोड the data on my computer. Next one you see, can you remind me dash him back? Can you remind me? क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पर? To call him back. Okay? So यहाँ पर हम लगाएंगे to call him back. Similarly, try the third one. I would like dash to the guard about the incident. I would like to speak. Okay? So I would like to speak to the guard about the incident. I hope dash your Europe tour. So I hope to join. Okay, see join को यूज करेंगे हम यहाँ पर। Did you hear the baby? देखो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, हेयर आ गया है, याद है? हेयर हम पेयर इन्फिनेटिव बनाने के लिए यूज कर सकते थे। जब फाइनाइट वर्ब हियर आता है तो उसके आगे आने वाला इन्फिनेटिव अपना टू लूज कर सकता है। तो डिड यू हियर द बेबी डैश, डिड यू हियर द बेबी क्राई, तो इसमें से देखो हम अपना टू हटा देंगे। क्लियर? सो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेयर इन्फिनेटिव का, वुड यू लाइक डैश दिस प्रोग्राम, वुड यू लाइक टू सी दिस प्रोग्राम। He tried in vain dash the cow to its shed. So he tried in vain to pull the cow to the shed. So I hope आपको ये समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज। वेरी वेल। अगर आपने मेरे साथ सातों अच्छे से फिल किए हैं देन कीप इट अप बच्चों। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी अनदर रूल। याद रखो, वी कैन यूज अ क्वेश्चन वर्ड जैसे what, how, whether, who, where, साथ ही साथ उसके आगे हम टू इन्फिनेटिव लगा सकते हैं आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। तो अगर आपके पास सेंटेंस में कुछ ये वाले वर्ब्स आ रहे हैं जैसे आस्क, एक्सप्लेन, नो, रिमेंबर, राइट, वंडर, डिसाइड, फॉरगेट, लर्न, अंडरस्टैंड, ऐसे वर्ड्स के बाद आने वाले जो इन्फिनेटिव्स हैं उनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड भी आ सकता है जैसे what, how, whether, who, where, राइट। लेट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वर्ड लेता हूं एक्सप्लेन। ओके, सो हम कहेंगे यू एक्सप्लेन हिम। देखो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है हाउ टू लर्न। तो सी यहां पर यू एक्सप्लेन हिम में हाउ एक क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया है और टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर लिया है। तो देखो इस तरीके से आप देख सकते हो एक यूजेज ऐसा पॉसिबल है, राइट। ऐसे आप बहुत सारे वर्ड्स के बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो वर्ब्स लाइक, अब देखो कुछ ऐसे वर्ड्स देखो, अगर आपके पास वर्ब्स आते हैं एडवाइज, आस्क, शो, टीच, टेल, और उस केस में आपको कैसे वर्ड्स का पैटर्न फॉलो करना है। उस केस में आपको अपना वर्ब लगाना है, जैसे ये वाले वर्ब हैं, जितने भी वर्ब्स आपको यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं उनको लगाना है। उसके बाद समबडी, किसके बारे में बात हो रही है, कोई नाउन और प्रोनाउन,
आएगा यहाँ पर, है ना। फिर आप क्वेश्चन वर्ड लगाओगे एंड देन आएगा टू इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल यू शुड एडवाइज, देखो हमारा ये आया द वर्ब, राइट। somebody यहाँ पर हमारा प्रोनाउन आएगा, राइट। देन क्वेश्चन वर्ड हाउ हैज कम एंड देन कम्स द इन्फिनेटिव टू स्टडी, यू सी। तो इस तरीके से भी आप नोटिस करोगे कि आपके पास अगर कोई वर्ब्स ऐसे लगते हैं एज फाइनाइट वर्ब्स, तो उस केस में उसके बाद हमको प्रोनाउन के बाद सिंपली एक क्वेश्चन वर्ड लगा के इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर लेना है। ये बात समझ में आ रही है? सो लेट अस नाउ अगेन प्रैक्टिस आवर कॉन्सेप्ट थ्रू दिस एक्सरसाइज नाउ। सो अगेन यू हैव अ हेल्प बॉक्स जिसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है विद द इन्फिनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सूटेबल वर्ड्स, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन, डू यू नो डैश पास्ता। अच्छा, इसमें सारे मैं नहीं करने वाला हूं, इसमें से कुछ ही मैं करने वाला हूं। I'll do the first and let's see the fifth one. The rest will be a homework for you. Do you know dash pasta? Do you know infinitive form बनाना है to cook pasta. Very well done. तो यहां पर हम कहेंगे do you know to। अच्छा, do you know, अच्छा एक चीज और, यहां पर infinitive form लगाना है लेकिन सही फॉर्म में। तो हम यहां पर क्या करेंगे, we will write do you know question word how to cook pasta। अभी हमने देखा था ना कि बहुत सारे वर्ड्स आपको अगर पता है, जैसे नो वर्ड आ रहा है तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक क्वेश्चन वर्ड लगा के इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर लोगे, राइट। तो नो के बाद, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, टेल सोनू डैश दोस पेंटिंग्स। टेल सोनू टू हाउ टू हैंग दोस पेंटिंग्स, राइट। हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, टेल सोनू हाउ टू हैंग दोज पेंटिंग्स, बिकॉज यहाँ पर टेल आ रहा है ना, तो उसके आगे हमें एक क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा, राइट। सो टेल सोनू हाउ टू हैंग दोज पेंटिंग्स। इस तरीके से आप भी इन सभी फिल इन द ब्लैंक्स को एक क्वेश्चन वर्ड और गिवन जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं हेल्प बॉक्स में से, उनका इस्तेमाल करके उनका इन्फिनेटिव फॉर्म लगाना है उस क्वेश्चन वर्ड के बाद टू मेक एप्रोप्रिएट एंड correct sentences. And this will be a homework for all of you, and I would want all of you to write down your answers in the comment section, and I'll personally check कितनों ने सही जवाब मुझे comments में भेजे हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं एक और important rule regarding the usage of infinitives, and that says अगर आपके पास कुछ verbs हैं जो आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं इस बॉक्स के अंदर, अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो उसके बाद आपको इस पैटर्न को फॉलो करना होगा टू इंट्रोड्यूस द इन्फिनेटिव। यानी कि आपको गिवन इन वर्ड्स जो कि वर्ब्स हैं उनके आगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना होगा और उसके बाद फाइनली आपको ऐड करना होगा अपना इन्फिनेटिव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोमा एनकरेज, देखो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स हैं, एडवाइज, एनकरेज, फॉरबिड, फोर्स, इनवाइट, ऑर्डर, परमिट, वॉर्न, रिमाइंड, अलाउ, राइट। ये सारे वर्ड्स में अगर आपको इनको यूज करना है विद एन इन्फिनेटिव तो आपको बीच में एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो सी सोमा एनकरेज्ड मी, देखो यहाँ पर एनकरेज किसको किया, मी, तो मी यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट है। रिमेंबर ऑब्जेक्ट कैन ऑलवेज बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन है इन दी ऑब्जेक्टिव केस, राइट, पर्सनल प्रोनाउन। नाउ टू रीड, देखो यहाँ पर मैंने मेरे वर्ब और इन्फिनेटिव के बीच में क्या किया है, बीच में एक ऑब्जेक्ट लगा दिया है। तो यूजेज ऑफ दीज वर्ब्स, राइट, अलॉन्ग विद द इन्फिनेटिव्स रिक्वायर कि बीच में एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, राइट। अब नाउ अगर हम इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, विल डू एन एक्सरसाइज नाउ। सो इट्स फाइनली practice time, and this time the exercise says rewrite these sentences using infinitives. Look at this one. The doctor said that I should stay indoors during the monsoon. Now we have to rewrite it beginning with these words. So the doctor advised. If you remember, advised was one of the words जो कि उस verb की list में आ रहा था, right? तो उसके इसमें क्या करना पड़ेगा, the doctor advised, हमारा verb आ गया, verb के बाद क्या आना चाहिए then, infinitive लगाने से पहले, yes, there should be an object. तो डॉक्टर ने किसको एडवाइस किया, मुझे किया ना, I. तो उस केस में इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, जब हम पर्सनल प्रोनाउन I को ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मी। अगर आपने प्रोनाउंस वाला मेरे वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखना, फाइन। सो डॉक्टर एडवाइज्ड मी, देन टू स्टे बिकम्स आवर इन्फिनेटिव, इंडोर्स ड्यूरिंग the monsoon. So the doctor advised me to stay indoors during the monsoon. I hope yahan tak ye concept clear ho gaya. Next one we see second one. Look at the second one. It says Rama's college said she could appear for the test online.
नाउ अगर मुझे इसको बिगिन करना है, रमास कॉलेज अलाउड, इफ यू रिमेंबर अलाउ भी उस वर्ब की लिस्ट में था, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अलाउ, अलाउड के आगे हमें क्या करना है, अलाउड के बाद हमें अपने नाउन या प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है एज द ऑब्जेक्ट। सो अलाउड किसको किया, रमा के कॉलेज ने रमा को, तो हम कहेंगे शी का। अगर मुझे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बनाना था तो हर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो रमास कॉलेज अलाउड हर टू appear for the test online. ठीक है, I think you should study history in college. I want who? You. ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, you ही रहेगा। So I want you to study, देखो to study क्या बन गया हमारा, infinitive, history in college. The school told the parents that they should pay the fees on time. The school reminded, object क्या बनेगा, the parents to pay the fees on time. So यहाँ पर object है the parents और to pay क्या बन गया, infinitive. Next one, they said we should not enter the palace at night. They warned us, राइट क्योंकि वी जो है वो सब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन है ना, इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अस में, राइट। तो दे वांट अस नॉट टू एंटर द पैलेस एट नाइट। देखो नेगेटिव सेंटेंस था तो हमें नेगेटिव वर्ड में नॉट लगा देना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप आपको ये वाला जो यूजेज था इन्फिनेटिव का अलोंग विद दोज वर्ब्स, सर्टेन वर्ब्स जिनके बीच में ऑब्जेक्ट हमको लगाना पड़ेगा, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब बारी है शुरुआत करने की अपने नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज द यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स। सो सबसे पहले देखते हैं अगर हम इन्फिनेटिव्स को यूज करें विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टू के साथ, देखो तो हम यहाँ पर इसको कैसे यूज करने वाले हैं। सो द इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड आफ्टर द वर्ड टू, used along with an adjective or an adverb. For example, इस केस में देखो the thief ran too fast to be caught. देखो to के बाद देखो हमको बता रहा है thief कैसे ran किया, too fast। इसका मतलब ये जो fast है वो हमें उसके भागने के बारे में बता रहा है, उसके भागने को डिस्क्राइब कर रहा है। इस केस में ये एक्ट कर रहा है as an adverb. So the thief ran too fast to be caught. You see? Similarly, this suitcase is too बिग। देखो तो ये बिग किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सूटकेस को। इसका मतलब यहाँ पर ये जो टू है, टू के बाद आने वाला जो वर्ड है बिग, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर रहा है, राइट। सो द सूटकेस इज टू बिग टू फिट, यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, इन्फिनेटिव, इनटू द कबर्ड, राइट। ये बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब जब भी कोई सेंटेंस जिसमें टू TOO के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आ रहा है, उसके बाद हम अपने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट अस सी इसको कैसे करेंगे। सो एक एक्सरसाइज के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। 5 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, हम मिलके साथ करेंगे, एंड द नेक्स्ट वुड बी अ सेट ऑफ एक्सरसाइज जिसमें आपको खुद से उसको ट्राई करना है। दैट विल बी अ होमवर्क। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू टू पैटर्न, यानी कि यहाँ पर टू के आगे मुझे एक इन्फिनेटिव वाला वर्ड लगा के उसको सेंटेंस में इस तरीके से रीराइट करना है। सो दिस डिश इज सो सॉल्टी दैट आई कैन नॉट ईट इट। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखो इसको याद रखना है। इसको कैसे लिखेंगे, दिस डिश, अब देखो सो हटेगा और इसकी जगह लगेगा टू, TOO। दिस डिश इज टू सॉल्टी। अब फॉर मी टू ईट, देखो यहां पर जो नेगेटिव सेंटेंस है ना उसमें नेगेटिव फॉर्म चला जाता है, राइट। सो दिस डिश इज टू सॉल्टी फॉर मी टू ईट। ओके, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम टू और टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो यहां पर हमने टू का इस्तेमाल किया और टू ईट जो है वो मेरा इन्फिनेटिव हो गया, राइट। द क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट सॉल्व देम क्विकली। सो आप इसको कैसे करोगे, देखो द क्वेश्चंस आर, वेरी की जगह हम क्या लगाएंगे, टू डिफिकल्ट, राइट। वेरी डिफिकल्ट की जगह टू डिफिकल्ट, आई कैन नॉट सॉल्व देम क्विकली। तो आप क्या करोगे, फॉर मी टू
solve them quickly. Okay, so the questions are too difficult for me to solve them quickly. Ron's dog is so friendly that it will not attack anyone. So Ron's dog is so की जगह क्या लगेगा, too friendly to attack anyone. देखो जो नेगेटिव पार्ट है वो चला जाता है, will not की जगह पे हम यहाँ पर not वर्ड हटा देंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू असर्टिव. सो हम कहेंगे Ron's dog is too friendly to attack anyone. राइट, सो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कैसे इस्तेमाल करना है. योर ड्रेस इज सो लार्ज फॉर मी दैट आई कैन नॉट वेयर इट. देखो आप इसको कैसे लिखेंगे, सो लार्ज की जगह क्या लगेगा, टू लार्ज. तो योर ड्रेस इज टू लार्ज फॉर मी टू वेयर. देखो यहां पर टू का इस्तेमाल भी कर लिया और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल भी कर लिया. दिस इज हमारा टू का इस्तेमाल और ये हमारा इन्फिनेटिव. लास्ट वाला, द टेम्पल इज सो फार दैट वी कैन नॉट वॉक टू इट. कम ऑन, द टेम्पल इज सो फार की जगह पे हो जाएगा टू फार. राइट, सो को रिप्लेस करेंगे टू से. सो फार, टू फार, वी की जगह हम करेंगे फॉर अस टू वॉक टू. ओके, सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अब समझ में आ गई होगी. नाउ हियर विल बी अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ दिस इज अ होमवर्क बच्चों. चेक योर प्रोग्रेस. यहां पर अगेन आपको इन्हीं सेंटेंसेस को, डिफरेंट 5 सेंटेंसेस मैं आपके लिए लाया हूं फॉर यू टू कन्वर्ट देम इनटू दिस फॉर्मेट, दैट इज टू वाले फॉर्मेट में. राइट, टू फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव. सो आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन. आप आराम से इन क्वेश्चंस को आराम से देखो और इनको सॉल्व करके इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजो. आई विल पर्सनली चेक कि कितनों ने मुझे सही जवाब भेजे हैं. तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूज ऑफ इन्फिनेटिव्स पर, विच इज टू मेक द सेंटेंसेस कॉम्पैक्ट. यानी कि सेंटेंसेस को छोटा बनाने के लिए हम इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं. एंड वील लर्न इट थ्रू सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. इट सेज he came early so that he could get tickets to the front row. राइट, अब इसको मैं कैसे लिखूं अगर मुझे शॉर्ट फॉर्मेट में यूज करना है यूजिंग एन इन्फिनेटिव. आई वुड से he came early to get tickets to the front row. यानी कि so that he could, ये 4 वर्ड्स को देखो मैंने सिर्फ टू से रिप्लेस कर दिया. to get tickets to the front row. इससे क्या हो गया, सेंटेंस और भी छोटा हो गया और इजी हो गया फॉर यू टू कन्वे. गेटिंग द पॉइंट, मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ ना. तो यूजेज ऑफ एन इन्फिनेटिव कैन ऑल्सो make a sentence compact. Okay, Sashi was the only one who woke up early. तो देखो आप इसको लिख सकते हो, Sashi was the only one to wake up early. देखो who woke up early की जगह पे to wake up early कर दिया. Easy. Similarly next one देखते हैं. It is said that Bradman was a great cricketer. अब it is said की जगह पे मैं इसको बोलूंगा Bradman was said to be a great cricketer. Right? Another way. We were alarmed when we heard the news of the theft. So, हम क्या कर सकते हैं, when we heard की जगह पे लिख सकते हैं we were alarmed to hear the news of the theft. So, इस तरीके से देखो हम क्या कर रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि अननेसेसरी सेंटेंस को लॉन्ग बना रहे हैं ना, इनको रिमूव करके और कुछ नेसेसरी चेंजेस करके अपने इन्फिनेटिव्स को यूज कर रहे हैं टू मेक दैट सेंटेंस मोर कॉम्पैक्ट. ओके, सो दैट कम शब्दों में यू आर एबल टू कन्वे what you actually mean to. So here is an exercise for us. And this time, I will do a few questions. The rest shall be a homework. ज़्यादा questions तो वैसे भी नहीं है. So 6 questions will be there. और मैं आपको 4 करूँगा, 4 नहीं बल्कि 3 करूँगा, and 3 will be a homework. ठीक है? 50-50. Deal done. So beginning with the first one. It is said that Sachin is one of the best batsmen in the world. तो आप इसको कैसे लिखोगे? It is said that Sachin is one of the best batsmen in the world. इसको मुझे हटाना है. तो मैं कहूँगा Sachin is said to be one of the best batsmen in the world. Easy or not? देखो यहां पर मैंने यहां पर क्या किया है, एक इन्फिनेटिव का इस्तेमाल भी कर लिया है और इट इज सेड दैट जैसे वर्ड भी हटा दिया है, फिर भी मीनिंग नहीं बदला. राइट?
ओके, देन उसके बाद आई विल डू द फोर्थ वन, ठीक है, फर्स्ट के बाद फोर्थ वन, सेकंड थर्ड आपका होमवर्क, ही इज द पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड विद द सीक्रेट। ओके, सो इसको हम कैसे लिखेंगे? हु कैन बी ट्रस्टेड की जगह हम क्या लिखेंगे? ही इज द पर्सन टू बी, देखो हु कैन बी की जगह पे हम टू बी लगाएंगे, टू बी ट्रस्टेड विथ दिस सीक्रेट। अगेन देखो, रिमूविंग दोज टू वर्ड्स, सिर्फ एक टू लगा के वी हैव compacted our sentence, right? We have made our sentence compact and that too without changing the meaning. एक और करते हैं, right? So let's say I'll do the fifth one. Sixth one will be homework, ठीक है? So fifth one is again for me. They need to start their journey at 4 a.m. so that they can view the sunrise. Okay? So they need to start their journey at 4 a.m. so that they can view. So that they can view, right? हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? Using infinitive. So हम कहेंगे they need to start their journey at 4 a.m. so that they can view the sunrise की जगह पे हम कहेंगे to view, देखो हमारा इंफिनिटिव बन गया, the sunrise. Look at this one now. See, हमने क्या किया? They need to start their journey at 4 a.m. तक तो सही रखा. So that they can की जगह पे मैंने simply लिख दिया to view the sunrise. Isn't it or not? And in that way we have made our sentence more compact. Now this shall be a homework. Okay? So remember बाकी के जितने भी questions हैं, this one, right? और पीछे भी जाके आपको दिखा देता हूँ. These two questions shall be your homework. Fine? So you can आराम से do all of these questions and send your answers in the comment section to me. I will personally check how many of you have done that correctly. तो बच्चों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का सेशन बेस्ड ऑन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वेल फाइनाइट वर्ब्स को तो हमने पूरा कवर कर लिया है, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स का हमने सिर्फ ओनली वन टाइप ही डिस्कस किया है, विच इज इन्फिनिटिव्स। सो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल, देयरबाय कंप्लीटिंग द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन आई एक्सपेक्ट कि आपको आज की वीडियो में जितना भी मैंने पढ़ाया है वो समझ आया होगा। एंड अंटिल वी मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग ICSE English series for classes 6, 7, 8 only at Learner Hub.